नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़ा है। पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि आतंकी और उसके आकाओं के साथ साथ इस हमले की साजिश रचने वालों को ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से भी परे होगी। भारत की तीनों सेना पाकिस्तान को भस्म करने के लिए फुल एक्शन मोड में है और पाकिस्तान को भी अब ये लगने लगा है कि उसके मिट्टी में मिलने का वक्त नजदीक आ चुका है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि हिंद का ऑपरेशन भस्म जो आतंकिस्तान का कर देगा अंत। हिंद लेकर रहेगा इंतकाम, मुल्ला मुनीर का आत्मघाती इंतजाम। स्वीडन से आया आतंक को भस्म करने वाला ब्रह्मास्त्र, बस कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा आतंकिस्तान। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान पर कैसा होगा प्रहार, हमले का ब्लूप्रिंट तैयार। पुतिन और जिनपिंग के चरणों में मुनीर शहबाज। आतंक के अंत का ऑर्डर, पूरे पाक में टेरर, लाहौर से इस्लामाबाद तक सर्जिकल स्ट्राइक का डर। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से 140 करोड़ हिंदुस्तानी का खून उबल रहा है। हर कोई बदले की आग में जल रहा है। भारत की तीनों सेनाएं आतंकिस्तान को भस्म करने की तैयारी में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पहलगाम में पर्यटकों की जान लेने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा, जिससे पूरे पाकिस्तान में दहशत का आलम है। संभावित हमले की आहट से मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक के पैर कांप रहे हैं। डर लाजमी भी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये तो पता चल चुका है कि भारत का हमला 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के एयर स्ट्राइक से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि कब और कहां से भारत का मिसाइल आकर उसे भस्म करेगा। ये प्लेस ऑफ एंड टाइम इंडियन गवर्नमेंट और फौज की चूजिंग पे होगा। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कब होगा। अगर होगा तो सॉलिड मामला होगा जिसमें फौज के तीनों अंग शामिल होंगे। ये छोटा मोटा नहीं, एक दो स्ट्राइक करके ठीक है भैया अगले 6 महीने भूल जाओ, वैसा नहीं होगा। और इस समय जब होगा तो उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे स्ट्राइक करने के बाद। पर हमको सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसको अगर रोकना है तो हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। हमको पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल एक करना पड़ेगा, सारे स्लीपर सेल अलग करने पड़ेंगे और फिर जितने बॉर्डर के ऊपर से अंदर, बॉर्डर के अंदर से 10-12 जगह जहां से वो लॉन्च पैड्स हैं जहां अटैक करते हैं, उनको अटैक करके उन जगहों को पीओके के अंदर में है या जम्मू कश्मीर के एरिया के साइड में है, उन पर अटैक करके उनको ऑक्यूपाई करो। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऑक्यूपाई करो। जब तक हम कब्जा नहीं करेंगे आपका स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का मतलब ही कुछ नहीं होता। फिलहाल पाकिस्तान को राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों की वो गर्जना सुनाई दे रही है जिसके जरिए भारतीय सेना तैयारी कर रही है। साथ ही अरब सागर से आईएनएस सूरत भी पाकिस्तानियों की नींद उड़ाने में जुटा है। स्वीडन से भारत को एंटी आर्मर हथियार की हुई डिलीवरी। भारत में कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर की हुई डिलीवरी। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर बेहद खास। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक भारत संभावित विकल्पों जैसे राफेल विमानों से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल हमले और समंदर के जरिए पाकिस्तान पर प्रहार करने पर विचार कर रहा है।
इस बारी हमको बॉर्डर क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास अनेकों विकल्प हैं। ब्रह्मोस है जिसकी रेंज 290 से लेकर 400 है, और जो अगला वर्जन है उसके अंदर 700 किलोमीटर है। इतनी पाकिस्तान की डेप्थ नहीं है। फिर हमारे पास राफेल है, राफेल के साथ में स्कैल्प मिसाइल है जिसकी रेंज है 350 से लेकर 500 किलोमीटर तक। यानी आप बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर भी उड़ान करो, अंबाला एयरबेस के ऊपर उड़ते हुए आप पाकिस्तान के अंदर 350-400 किलोमीटर कर सकते हो। फिर लॉयटर एमुनेशन है जो दुश्मन के इलाके के ऊपर घूमता रहता है, टारगेट जब पहचान लेता है तो उसको बर्बाद करता है। फिर हैमर मिसाइल है। फिर हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है 200 किलोमीटर की। हमारे हवाई जहाज जो है अपने देश के अंदर से उड़ते हुए पाकिस्तान के हवाई जहाज जो अपने एयरबेस से उड़ान कर रहे हैं 200 किलोमीटर की डेप्थ पे, उनको वहीं बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के अनेकों विकल्प हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तान एयर और नेवल ब्लॉकेड करे पाकिस्तान का। जो नेवी कार्रवाई कर रही है वास्तव में बिना डिक्लेयर किए एक किस्म से नेवल ब्लॉकेड हो गया है। कार्रवाई नेवी के माध्यम से होगी, एयरफोर्स के माध्यम से होगी, आर्मी के माध्यम से। इसके बारे में चर्चा करना सही नहीं होगा, लेकिन विकल्प हमारे पास सब हैं। हो सकता है को-जॉइंटली ऑपरेट करें। पाकिस्तान को हम कम्प्लीटली नर्वस रखे हुए, उनको समझ नहीं आ रहा हिंदुस्तान क्या करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत कई कड़े कदम उठा चुका है। एक तरफ सिंधु जल समझौता खत्म करके पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक किया गया, तो भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी बिल से निकालकर भगाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के एक एक गुनहगारों को कैसे मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक अहम बैठक की। 40 मिनट तक चली इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पहलगाम अटैक पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई। इस बीच सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन लेते हुए 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों के नरसंहार से पूरे भारत में आक्रोश है। इस नृशंस हत्याकांड के बाद 130 से ज्यादा देश भारत के टॉप लीडर्स को फोन कर अपनी संवेदना जता चुके हैं। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की भी बात कही है, जिससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन और ब्रिटेन समेत कई देशों से बात की है। साथ ही भारत के आक्रमण से डरकर तुर्की से सैन्य मदद मांगी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक तुर्की का एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस विमान में तुर्की ने पाकिस्तान के लिए गोला बारूद भेजा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में गोला बारूद और फ्यूल की भारी किल्लत है। पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सेना और वहां की खुफिया एजेंसी के द्वारा जो ये साजिश रची गई है, जाहिर है कि उन मास्टर माइंड्स को भी इस हमले की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। और इस वजह से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर बड़े मिलिट्री एक्शन भी लेगा और पाकिस्तान को इस पूरे पहलगाम के आतंकी हमले का खामियाजा हर एक तरीके से और बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। कि पाकिस्तान चाहे कोई भी टैक्टिक्स क्यों न अपना ले, पाकिस्तान अपने गुनाहों से बच नहीं सकता है और उसके द्वारा ये जो रेड लाइन क्रॉस की गई है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। पाकिस्तान को अपनी लाइफलाइन कहे जाने वाले कराची पोर्ट पर अटैक का डर सता रहा है। ऐसे में वहां धारा 144 लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू एयरबेस को भी एक्टिव कर दिया है और उनके लड़ाकू विमान काफी नीचे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ये सारी तैयारी भारत के संभावित हमले से बचने के लिए कर रहा है। इस बीच नवाज शरीफ ने भी अपने भाई और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह कहकर डरा दिया है कि भारत से युद्ध किया तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल पाकिस्तानी पीएम ने नवाज शरीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। ये बैठक भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद हुई। इसके बाद नवाज शरीफ ने शहबाज को कूटनीतिक तरीके अपनाकर तनाव कम करने को कहा और किसी भी कीमत पर भारत के साथ युद्ध नहीं करने की नसीहत दी, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान में पीएम मोदी के बदले का दहशत फैला हुआ है। और पाकिस्तान भी ये बात अच्छी तरह से समझ रहा है कि वो एटमी बम वाली गिदड़ भभकी तो दे रहा है, लेकिन भारत की सैन्य ताकत के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ठोस कदम उठाने में बड़ा टाइम लगता है। आप पाकिस्तान के ऊपर छेड़खानी करोगे, हमला करोगे, छोटा या बड़ा, तो आपके ऊपर रिटेलिएशन अवश्य आएगी। पाकिस्तान की पूरी डेप्थ तकरीबन 400 किलोमीटर है। आपकी जो रिजर्व फॉर्मेशंस हैं, भोपाल में बैठी हुई हैं, सिकंदराबाद में बैठी हुई हैं, उनको आगे मूव करना है।
जब तक आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की हर डिप्लॉयमेंट तैयार नहीं हो जाती एंड यू आर स्टैंडिंग बाय टू टेक ऑन एनी रेट्रीब्यूशन बाय पाकिस्तान, एनी रिटेलिएशन बाय पाकिस्तान, उससे पहले हमला नहीं होगा। आपको अगर याद है तो जब उरी के बाद हमने उरी स्ट्राइक की थी 15 से 17 दिन के बाद, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उस समय केरला में एक असेंबली रैली में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था हम उनको सजा देंगे बट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। अभी भी टाइम एंड अ प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। हिंदुस्तान 100% रिटेलिएट करेगा और साफ तौर के हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बारी जो सजा है वो बालाकोट से और उरी की स्ट्राइक से ज्यादा होगी। इसी को लगा के पाकिस्तान घबराया हुआ है। एक तरफ भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को भस्म करने वाले ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकी रावण का भी लगातार दहन किया जा रहा है। घाटी में सक्रिय आतंकियों के ठिकानों को बारूदी धमाके से उड़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में 15 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ये रेड उन दहशतगर्दों के ठिकानों पर की गई जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से ऑपरेट कर रहे हैं और इनके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हैं। डोडा और किश्तवाड़ जिलों से शुरू हुआ अभियान घाटी के अलग अलग इलाकों में चलाया गया। वहीं पहलगाम हमले के एक हफ्ते बाद अब धीरे धीरे जांच एजेंसियों को भी आतंकी हमले की साजिश के सबूत मिलने लगे हैं। NIA की शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकियों ने बैसवन एरिया में हमले से 5 दिन पहले लोकल हैंडलर और चीन के ड्रोन से रेकी की। एजेंसियों को शक है कि हथियारों की सप्लाई में भी चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। बैसवन घाटी पर हमले से 5 दिन पहले ड्रोन उड़ते देखा गया। जांच एजेंसी के मुताबिक आशंका है कि इसका रेकी करने और संभावित भीड़ का आकलन करने के लिए किया गया। जांच एजेंसियां इसरो की मदद से ये पता करने की तलाश में हैं कि क्या पहलगाम से असामान्य रेडियो सिग्नल ट्रैफिक देखा गया। ऐसा अनुमान है कि हथियारों की खेप भी ड्रोन से घाटी में पहुंचाई गई। एजेंसियों को शक है कि आतंकियों ने घोड़े वालों को पैसे देकर क्षेत्र की रेकी करवाई। पर्यटकों के बीच घुलने मिलने के लिए स्थानीय वेशभूषा और लोकल ID कार्ड इस्तेमाल किए। हमले के बाद आतंकी बैसवन से आरू नगबल के ऊपरी घने इलाकों की तरफ बढ़े। यहाँ से सीधा नगमल नाला और फिर पश्चिम की तरफ खिरम और श्री शैलम के इलाकों तक जाया जा सकता है। वहीं आरू के ऊपर स्थित छोटे ट्रैकिंग रूट से नीचे घाटी के घने इलाकों में पुलवामा या अनंतनाग की ओर रास्ते हैं। हमले के बाद इन रास्तों पर हलचल देखी गई। भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि चाहे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आतंकी संगठन ISIS हो या फिर पाकिस्तान का कोई एस्टेब्लिशमेंट, ये सभी भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े कराना चाहते हैं और इन्हीं नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पहलगाम हमला कराया गया। वे आतंकी चाहते थे कि कोई गैर मुस्लिम कश्मीर न आ सके। ओवैसी ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की सरकार से मांग की। ISI हो या ISIS हो, ISIS खुरासान हो या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता।
तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने। इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसा नहीं कि इलीगल पैसे से। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के उन कदमों का भी समर्थन किया गया जो 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद उठाए गए। पहलगाम को लेकर आयोजित राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में आतंकी हमले में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम अटैक ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया है। ये 22 का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से 22 ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया। लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा अब मुझे स्टेटहुड दो। भारत ने पाकिस्तान के साथ ही अब चीन के मंसूबों पर पानी फेरने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है और आसमान के साथ समंदर पर भी होगा राफेल का पहरा। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए की राफेल डील साइन की है। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल विमान खरीदेगा। न्यूक्लियर अटैक और एंटीशिप स्ट्राइक भी कर सकता है। भारत राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। इससे पहले भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीद चुका है। 22 सिंगल सीटर वो एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड करेंगे, 4 ट्विन सीटर उनको ट्रेनर कहते हैं जो पायलट को कन्वर्ट करते हैं। एक जहाज से अगर पायलट आता है राइफल में कन्वर्ट करने के लिए तो इंस्ट्रक्टर उनको कन्वर्ट करता है, 4-5 छौटियां देकर उनको कन्वर्जन देते हैं। तो ये कन्वर्जन के लिए होती हैं। ये एयरक्राफ्ट जब उनके आने से बड़ा फायदा होगा। एयरफोर्स के पास भी रफाइल है। अगर एयरफोर्स का रफाइल और नेवी के रफाइल में जब कॉमनैलिटी है तो पायलट्स का एक्सचेंज हो सकता है, इक्विपमेंट का, ग्राउंड इक्विपमेंट का, आर्मामेंट का, ये हो सकता, बेसिस का। नेवी के एयरक्राफ्ट वहां लैंड कर सकते हैं, वहां पे भी सुविधा होगी उनको लुक आउट करने की। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत फायदेमंद होंगी। और मेक इंडिया तहत फ्रांस हमारे को कोऑपरेट कर रहा है। हम बनाएंगे जहाज को और इंजन भी बनाएंगे। और यहाँ तक कि हम अगर कोई और कंट्री इंडो पैसिफिक जोन में इसको लेने की बात करेगा तो इंडिया कैन बी अ मेंटेनेंस एजेंट और कैन सप्लाइंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल विमान होते तो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल किए बिना ही भारत आतंक का समूल विनाश कर चुका होता। और भारत के पास इस वक्त 36 राफेल विमान मौजूद हैं। यानी बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुवीरों को अब सरहद पार करने की भी जरूरत नहीं है।
ऐसे में वक्त आ गया है कि आसमान का सीना चीरकर भारत की वायुसेना पाकिस्तान के उन अड्डों को तबाह करे जहां से भारत के खिलाफ साजिशें होती हैं। साथ ही आतंक को पालने वाले मुनीर जैसे राक्षस का भी सर्वनाश किया जाए, जिससे आगे कोई भी आतंकी पहलगाम की तरह कभी किसी निर्दोष की जान न ले पाए। हिंदी खबर की